नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का खास प्रोग्राम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट, जहां हम आपको खबर दिखाते हैं विस्तार से लेकिन पूरी रफ्तार से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की, जिन्होंने ताइवान को लेकर चीन को एक बड़ी चेतावनी दी है। जो बाइडेन ने कहा है कि चीन खतरे से खेल रहा है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को एक बार फिर चेतावनी दी है। जो बाइडेन ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका ताइवान की सैन्य मदद करेगा। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश की तरह देखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अगर चीन स्वशासित द्वीप ताइवान पर आक्रमण करता है तो अमेरिका ताइवान की सैन्य मदद करेगा। जो बाइडेन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन खतरे से खेल रहा है। जो बाइडेन से पूछा गया था कि अगर चीन ताइवान को जबरन अपने नियंत्रण में लेना चाहेगा तो क्या अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा। इसके जवाब में जो बाइडेन ने कहा, हमने यही वादा किया था। उन्होंने कहा, हम एक चीन नीति पर राजी हुए, हमने उस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ये सोचना गलत है कि ताइवान को बल के प्रयोग से छीना जा सकता है। 7 दशकों से ज्यादा समय तक अलग शासन करने के बावजूद चीन ताइवान को धमकी दे चुका है कि ताइवान की स्वतंत्रता का अर्थ युद्ध होगा। पिछले साल 1 जून को चीनी राष्ट्रपति ने स्वशासित ताइवान के साथ पूर्ण एकीकरण का संकल्प लिया था और द्वीप के लिए औपचारिक स्वतंत्रता के किसी भी प्रयास को विफल करने की कसम खाई थी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही अमेरिका को इस बात की आशंका बढ़ गई थी कि वैश्विक तनाव का फायदा उठाकर चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर सकता है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन अमेरिका अब लगातार ताइवान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है और इन नजदीकियों का अर्थ ये भी देखा जा रहा है कि हो सकता है कि ताइवान की जमीन का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ हो और इसीलिए चीन कभी भी अमेरिका की घुसपैठ को ताइवान में बर्दाश्त नहीं करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बाद दुनिया भर में मंकी पॉक्स एक बीमारी ऐसी आई है जो डरा रही है और इसी बीच एक्सपर्ट्स ने एक बयान दिया है, एक जानकारी दी है जो इस डर को बढ़ा रही है। ये डरा देने वाला बयान क्या है, ये डरा देने वाली जानकारी क्या है, दिखाते हैं 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के बीच दुनिया भर में अब मंकी पॉक्स बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वीडन, स्पेन, पुर्तगाल, यूके, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा और अमेरिका समेत कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं। भारत में अभी तक इसका कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन निगरानी बढ़ा दी गई है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक कहर मचा रहे मंकी पॉक्स को लेकर एक नया दावा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व सोवियत वैज्ञानिक कर्नल कनाट अलीबकोव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 1990 के दशक सोवियत संघ मंकी पॉक्स को बायो वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। अलीबकोव सोवियत संघ के टूटने से पहले तक बायोलॉजिकल हथियार प्रोग्राम के डिप्टी हेड थे। इस पर सवाल खड़ा हो गया है कि दुनिया भर में तेजी से फैल रही मंकी पॉक्स क्या रूस का बायोलॉजिकल हथियार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक बायोलॉजिकल हथियार के जरिए कई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का इस्तेमाल होता है। ऐसे हथियारों को इस्तेमाल करने का मकसद लोगों को बीमार करना होता है। कई मामलों में इससे मौतें भी होती हैं। इससे महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। इससे न सिर्फ इंसानों बल्कि पेड़ पौधों और जानवरों को भी नुकसान पहुँचता है। तो मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो कुछ चिकन पॉक्स से मेल खाती है, लेकिन इस बीमारी में अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि 10% चांस होते हैं कि इसमें जान जा सकती है और कोई भी इंसान जो इस बीमारी से पीड़ित होता है वो पहले 4 दिन तक ये बीमारी फैला सकता है, संक्रमण का वाहक बन सकता है। ऐसे में अगर इस बीमारी का लक्षण किसी को भी नजर आए तो सबसे पहले जरूरी है उसका क्वारंटाइन होना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का टोक्यो में भारतीय समुदाय ने जबरदस्त स्वागत किया है। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी लोगों का धन्यवाद किया। वहीं पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया है और पीएम मोदी की ये जो यात्रा है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास है, क्योंकि ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों के साथ साथ आर्थिक संबंधों पर भी निर्भर करती है कि किस तरह से भारतीय कारोबार को बढ़ावा मिल सकता है जापान की मदद से, और साथ ही साथ क्वाड देशों के साथ जो भारतीय संबंध है वो और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। पीएम मोदी अपनी इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के। जी हाँ, सऊदी अरब में कोरोना की वापसी हो गई है, जिसके चलते सऊदी अरब में लोगों की टेंशन बढ़ रही है। वहीं सऊदी अरब ने कोरोना के मामलों को देखते हुए भारत समेत कई देशों की यात्रा पर अब प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए रिपोर्ट। कोविड-19 के फिर से फैलने और पिछले कुछ हफ्तों में दैनिक कोविड संक्रमणों की संख्या में तेजी से वृद्धि के बाद सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को भारत सहित 16 देशों की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन 16 देशों में सऊदी अरब ने नागरिकों की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें भारत के अलावा लेबनान, सीरिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया, इथोपिया, लीबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, आर्मेनिया, बेलारूस और वेनेजुएला शामिल हैं।
सऊदी अरब ने घोषणा की है कि इन 16 देशों के अलावा सऊदी नागरिक जो गैर अरब देशों की यात्रा करना चाहते हैं उनके पास 6 महीने से ज्यादा के लिए वैध पासपोर्ट होना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि सऊदी गजट के अनुसार अरब देशों की यात्रा के लिए पासपोर्ट की वैधता कम से कम 3 महीने होनी चाहिए। इसने ये भी घोषणा की है कि अन्य खाड़ी सहयोग परिषद देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों के पास एक राष्ट्रीय ID कार्ड होना चाहिए जो कम से कम 3 महीने के लिए वैध हो। यात्रा के लिए मूल पहचान पत्र और परिवार की रजिस्ट्री अनिवार्य है। इसके अलावा सऊदी अरब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता को आश्वासन दिया है कि देश में अभी तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है। तो लगातार दुनिया भर के राष्ट्र सचेत हो गए हैं। डर इस बात का है कि कहीं कोरोना की एक और लहर ना आ जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से जापान की यात्रा की बात करते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो में भारतीय समुदाय से मिले, जहां पर कि भारतीय समुदाय ने जबरदस्त स्वागत पीएम मोदी का किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी को धन्यवाद किया है। रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री का टोक्यो में भारतीय समुदाय ने जबरदस्त स्वागत किया। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी लोगों का धन्यवाद किया। पीएम मोदी जापान में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिवसीय जापान यात्रा के पहले दिन जापान के शीर्ष कारोबारी नेताओं से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने टोक्यो में NEC कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन डॉक्टर निबुहिरो एनो से भी मुलाकात की है। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि जब भी मैं जापान आता हूँ, मैं देखता हूँ कि आपके स्नेह की वर्षा हर बार बढ़ती ही जाती है। पीएम ने आगे कहा कि ये हम लोगों की विशेषता है कि हम कर्म भूमि से तन मन से जुड़ जाते हैं, खप जाते हैं, लेकिन मातृभूमि की जड़ों से जुड़ाव भी रहता है, उससे कभी दूरी नहीं बनती। यही हमारा सबसे बड़ा सामर्थ्य है। पीएम ने आगे कहा कि विवेकानंद जी जब अपने ऐतिहासिक संबोधन के लिए शिकागो गए थे तो उससे पहले वो जापान गए थे और जापान ने उनके मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी थी। तो पीएम मोदी क्वाड सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे और क्वाड का हिस्सा भारत है, लेकिन बावजूद इसके भारत क्वाड के नियमों का पालन करने के साथ साथ हमेशा वैश्विक स्तर के मुद्दों को लेकर तटस्थ ही रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना केस भारत में भी तेजी से बढ़ते नजर आए। हालांकि कभी उतार कभी चढ़ाव इन केसों में देखने को मिल रहा है। एक्टिव केसों की बात करें तो फिलहाल ये आंकड़ा 14,000 के पार है, यानी इतने लोग अभी भी इस महामारी से जंग लड़ रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। देखिए, देश में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 14,832, यानी कि इतने लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2022 नए मामले सामने आए और 46 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। इस दौरान 2099 लोग डिस्चार्ज हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह ताजा आंकड़े जारी किए गए। देश में अब तक कुल 5,24,459 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या दर घटकर 14,832 पर पहुंच गई है। एक्टिव मामले में कुल संक्रमण का 0.03% है। कुल पॉजिटिविटी रेट 0.69% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल 4,25,99,102 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा 192,38,45,615 तक पहुंच गया। बीते 24 घंटे में देश में वैक्सीन की कुल 8,81,668 डोज लगाई गई। भले ही कोरोना के आंकड़े कुछ हद तक कंट्रोल में नजर आते हो, लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात है कि 14,000 के पार ऐसे मरीज हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। डर इस बात का है कि अगर लापरवाही इसी तरह से बढ़ती जाती रही तो यह आंकड़ा बढ़ सकता है और खतरा चौथी लहर का भी है। इसी के साथ ही अब हम बात करेंगे राजनीति की। खबरें अभी तक से बातचीत करते हुए सांसद अरविंद शर्मा ने साफ किया कि उनकी भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। साथ ही उन्होंने मनीष ग्रोवर पर मुख्यमंत्री को गुमराह करने के आरोप जड़े हैं। देखिए, बीजेपी में खलबली नहीं मची। मैंने कोई पार्टी के विरोध कुछ नहीं कहा और ना कभी मैं कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ, वर्कर हूँ और मोदी जी के नेतृत्व में मैंने कल भी अपील की है, भारतीय जनता पार्टी देश की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मेरी नाराज़गी है सिस्टम के, ये जो लोग अननेसेसरी तोल करके देख रहे हैं, जो 22 तारीख का इंतज़ार कर रहे थे। मनीष ग्रोवर जी मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर करके 22 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि 22 तारीख के बाद चिट्ठी देंगे।
चिट्ठी दे देंगे 22 तारीख के बाद। मना नहीं की, गौड़ ब्राह्मण संस्था की ज़मीन की मना नहीं की, सरकार ने मना नहीं की, मुख्यमंत्री जी ने मना नहीं की। मनीष ग्रोवर जी कह रहे कि भाई 22 के बाद चिट्ठी आ जाएगी। हमने पूरी कार्रवाई कर दी है। जो काम 2 घंटे का काम था, 2 से 3 घंटे का, 2 घंटे का, मैं कहता हूँ 2 घंटे के काम को 1 महीना लगा दिया। तो उन्होंने ये जरूर कहा कि वो बीजेपी से नाराज नहीं थे, बीजेपी में ही रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है मनीष ग्रोवर को लेकर। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिस पर इस वक्त पूरे देश में चर्चा है। मुद्दा है ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का। इस मामले में वाराणसी जिला कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। अब पूरे मामले पर मंगलवार को फैसला आ सकता है और केस की आगे की रूपरेखा इसी फैसले पर तय होगी। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सोमवार को वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ये फैसला मंगलवार दोपहर 2 बजे आएगा। जिला अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा कि विवाद के आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला वाराणसी कोर्ट को ट्रांसफर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से सीनियर वकील मदन बहादुर सिंह पेश हुए। उनके साथ एडवोकेट हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन थे। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट रईस अहमद और सी अभय यादव पेश हुए। आपको बता दें कि पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को सोमवार को कोर्ट में अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। अजय मिश्रा की रिपोर्ट सबमिट हुई, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। कोर्ट कर्मचारियों ने कहा कि केवल उन्हें इजाजत दी जाएगी जिनका नाम वकालतनामे में होगा। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई से पहले अदालत के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में दोनों पक्षों के वकील समेत 23 लोग मौजूद थे, जिनमें से कुछ याचिकाकर्ता भी अंदर मौजूद थे। अब देखना होगा फैसला क्या रहता है और देखना यह भी होगा कि इस केस में नया मोड़ क्या आता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सरकार पर निशाना साधा और इसे चुनावी स्टंट करार दिया और गैस सिलेंडर पर भी वैट कम कर लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत देने की मांग की। केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई है। कांग्रेस की तरफ से इस कमी को चुनावी स्टंट करार दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर से उत्पाद शुल्क में 8 और 6 रुपए की कमी लोगों को लुभाने का प्रयास है, जबकि पिछले काफी लंबे समय से सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर करोड़ों रुपए कमाए। सरकार को बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत देनी चाहिए, लेकिन अब राज्यों में चुनावों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई का मूल कारण तेल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी है, जबकि इसके दामों में और कमी करने की जरूरत है। मोदी सरकार को 7 साल के बाद जन कल्याण की चिंता सताने लगी है। उन्होंने महंगाई कम करने के लिए जो फैसला लिया गया उसे चुनावी स्टंट करार दिया। इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कि हमारे राज्य में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उससे लोगों को लुभाने की बात ये कर रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने प्रदेश सरकार से मांग की कि प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों, गैस सिलेंडर पर भी वैट कम कर लोगों को बढ़ती महंगाई में राहत देनी चाहिए। प्रदीप ठाकुर, शिमला, खबरें अभी तक। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। 19 जून को मतदान होगा, 22 जून को नतीजे आने हैं। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में 46 स्थानीय निकाय के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 19 जून को मतदान होगा, जबकि 22 जून को नतीजे आएंगे। नामांकन पत्र 30 मई से भरे जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने चुनाव का शेड्यूल जारी किया। लंबे इंतजार के बाद ये घोषणा की गई। पोल जो होंगे वो 19 तारीख को 19 जून को होंगे 7 बजे से 6 बजे शाम तक। 1 घंटे का अतिरिक्त समय हमने रखा है। अमूमन 5 बजे शाम तक होता है, लेकिन गर्मी की स्थिति को देखते हुए कई बार दोपहर में मतदान थोड़ा धीमा हो जाता है, तो कोई अपने मताधिकार से वंचित ना रह जाए, इसलिए 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा दिया है। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लग गई है। आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग पहले 47 निकायों में चुनाव की तैयारियों में जुटा था, लेकिन प्रदेश सरकार ने फरीदाबाद नगर निगम के साथ ही 18 नगर परिषद और 31 नगर पालिकाओं में चुनाव की सिफारिश की। चुनाव आयोग ने 46 स्थानीय निकायों की ही तारीखों का ऐलान किया है। तो हरियाणा में निकाय चुनाव की अब तैयारियों का दौर है। तमाम पार्टियां निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता और आप नेता अशोक तंवर ने कांग्रेस और मौजूदा सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं निकाय चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल भी बताया है। 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट देखिए।
कुरुक्षेत्र पहुंचे आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने कहा कि आगामी 29 मई को अब बदलेगा हरियाणा रैली प्रदेश की तस्वीर बदल देगी। सुशील गुप्ता ने कहा कि निकाय चुनाव 70 का सेमीफाइनल होगा, इनमें बीजेपी होगी पूरी तरह से परास्त। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा की उन्होंने पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि सच बोलने का साहस उन्होंने किया है। फरीदाबाद में 200 करोड़ रुपए का टेंडर पास हुआ, बिल पास हो गया, पेमेंट होगी सिर्फ पेपर में। आम आदमी पार्टी ने शोर मचाया, 6 महीने बाद ठेकेदार को गिरफ्तार किया। तो वहीं सुशील गुप्ता ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हराने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के लीडर ही काफी हैं। सुशील गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस देश में कहीं कहीं जीतती है, लेकिन जहां जीतती है तो वहां बिक जाती है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने भी इस मौके पर कहा कि बीजेपी घबराई हुई है और षड्यंत्र रच रही है। आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है और पार्टियां खाली होती जा रही हैं। राजीव अरोड़ा, कुरुक्षेत्र, खबरें अभी तक। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी दोनों को निशाने पर लिया गया है। अब देखना होगा निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की भूमिका क्या रहती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने 29 मई को होने वाली सीएम की रैली को ऐतिहासिक होने का दावा किया, तो वहीं विपक्षी दलों को भी निशाने पर लिया है। देखिए। सिरसा की बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने विपक्ष पर वार किया। दुग्गल ने आपके राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता पर तंज कसा और कहा कि सुशील गुप्ता के पास हरियाणा में करप्शन का अगर कोई सबूत है तो सीएम मनोहर लाल को सौंपे। सीएम करप्शन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी सबूत मिलने के बाद सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही कहा कि सीएम मनोहर लाल बिना किसी भेदभाव के पूरे हरियाणा का विकास करवाने में जुटे हैं। सिरसा में बीजेपी का कोई विधायक नहीं होने के बावजूद भी सिरसा जिले में सीएम मनोहर लाल ने विकास कार्यों की झड़ी लगाई है। उन्होंने कहा कि 29 मई को सिरसा में होने वाली प्रगति रैली ऐतिहासिक होगी। सीएम मनोहर लाल सिरसा जिले को बड़ी सौगात देंगे। सुनीता दुग्गल ने 29 मई की प्रगति रैली के लिए लोगों को निमंत्रण भी दिया है। साथ ही कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सुनीता दुग्गल ने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है। रोजाना कांग्रेस के नेता कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी कांग्रेस छोड़ दी है, क्योंकि कांग्रेस की नीति भ्रष्टाचार युक्त नीति है। लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। अब इस रैली को लेकर दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। देखना होगा रैली कितनी सफल रहती है, तो वही देखना ये भी होगा कि सिरसा को कौन सी बड़ी सौगात मिलती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नशे के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स सेल का एक्शन लगातार जारी है। टीम ने यमुनानगर में 12 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्त में लिया है। देखिए रिपोर्ट। यमुनानगर में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामले में एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 12 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया है। एंटी नारकोटिक्स सेल के इंस्पेक्टर राकेश राणा ने बताया कि एक सूचना के आधार पर करनाल के गांव के रहने वाले युवक को यमुनानगर में उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो गांजा की सप्लाई देने गया था। उसके कब्जे से 12 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी को रिमांड में लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। इंस्पेक्टर राकेश राणा ने बताया कि पिछले दिनों नशे के कैप्सूल बेचने वाले गिरोह को भी गिरफ्तार किया गया था। उसमें भी अभी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो करनाल का झजाड़ी का रहने वाला है और हमें पता लगा था कि यहाँ पे ये गांजे की सप्लाई हो रही है, यहाँ से गांजा सेल हो रहा था। हॉस्पिटल के सामने जो उनकी लोग हैं, तो कल हमने टीम बना के वहाँ पे रेड की है और उसके पोजेशन से हमने 12 किलो 200 ग्राम गांजा मौके पर बरामद किया है और उसको तभी अरेस्ट करके आज उसका रिमांड लेंगे। पूछेंगे कि आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, कहाँ सप्लाई कर रहे हैं। कितने पर कीमत आप लगा लीजिए कि 7 से 7.5 से 8 हज़ार रुपये किलो ये मार्केट में बेचते हैं, तो 1 लाख के करीब 3 लाख रुपये की कीमत का है जो हमने खरीदा। और अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में बहादुरगढ़ की बात करते हैं, जहां पर कि टैक्सेशन बार एसोसिएशन ने सड़कों पर उतरकर एक प्रदर्शन किया और अपने साथी चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिहाई की मांग को लेकर अब लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही साथ जीएसटी रिफंड फ्रॉड से जुड़ा ये पूरा मामला है जो अब खुलकर सामने आ गया है। देखिए। जीएसटी रिफंड फ्रॉड मामले में गिरफ्तार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिहाई के लिए बहादुरगढ़ टैक्सेशन बार एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। सोमवार को बहादुरगढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सड़कों पर उतरे और बहादुरगढ़ के श्यामजी कॉम्प्लेक्स से लेकर सेक्टर 6 स्थित जीएसटी ऑफिस तक प्रदर्शन किया। शहर भर के सीए अपने साथी चार्टर्ड अकाउंटेंट को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल गुरुग्राम में एक जीएसटी फ्रॉड के मामले में पुलिस ने 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को गिरफ्तार किया था।
उन पर आरोप था कि उन्होंने जीएसटी रिफंड करने के लिए सर्टिफिकेट जारी करने का काम किया, लेकिन बाद में कंपनी के खिलाफ फ्रॉड करने का मामला सामने आया, जिसके बाद दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब उनके पक्ष में अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं। सीए को सॉफ्ट टारगेट बनाकर मात्र जीएसटी सर्टिफिकेट इशू करने के ऊपर गिरफ्तार किया गया है, जबकि जीएसटी सर्टिफिकेट में सिर्फ इतना कहना होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट सही हैं और वो पोर्टल से मिलान है, और जो कि सही है, सिर्फ सर्टिफिकेट इशू करने के नाम पर उनको गिरफ्तार किया गया। और अब आपको सीधा हम चंडीगढ़ लिए चलेंगे, जहां पर कि कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद हैं। आपने देखा कि पिछले 7 साल के अंदर दो परिस्थितियां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में की जा रही है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, क्योंकि आज कई पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। इसी बीच जब हम बात कर रहे हैं मौसम की, मौसम विभाग की तरफ से एक अनुमान लगाया गया जो सटीक साबित हुआ, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। देखिए, दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ हुई तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कई यात्रियों को एयरपोर्ट की बसों में ही बैठा कर रखा गया। कई उड़ानें डाइवर्ट किए जाने की भी खबर है। दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट के अनुसार खराब मौसम और संबंधित कारणों से सुबह करीब 11 बजे तक 100 उड़ानें लेट हुई, 2 उड़ानें निरस्त की गई। वहीं 19 फ्लाइट्स को जयपुर और अन्य एयरपोर्ट्स पर डाइवर्ट किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्वीट कर कहा, खराब मौसम के कारण उड़ानों पर असर पड़ा है। यात्रियों से आग्रह किया जाता है कि वो अपनी फ्लाइट के बारे में अपडेट के लिए संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करें। पश्चिम विक्षोभ के असर से दिल्ली एनसीआर के बड़े हिस्से में आंधी के साथ भारी बारिश हुई है। मौसम खराब होने से सड़क और हवाई यातायात बाधित हुआ है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि हरियाणा और यूपी के भी कई शहरों में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। आंधी में कई जगह पेड़ उखड़ने से रास्ते बंद हो गए, जिसके चलते आवाजाही में परेशानी हो रही है। इसके साथ ही कई जगह जल जमाव भी हुआ, जिसके चलते लोगों को बाहर निकलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ ही 1 मिनट पूरी रिपोर्ट हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।